हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा में जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो निकला हुआ था, जिसके फॉर्म निकले तो उसके बारे में चर्चा करें। लेकिन उससे पहले चैनल में अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं क्या है जो उसके सीईटी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आई, इसके बारे में चर्चा करें। लेकिन दोस्तों, अभी तो पहले इसके फॉर्म भरे जा रहे थे, कभी करीबन 9 महीने के आसपास हो गए इसके फॉर्म चले हुए हैं, अभी भी भरे जा रहे हैं। लेकिन इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। ठीक है, तो इसकी अभी अधिसूचना जारी कर दी गई, इसका नोटिफिकेशन तैयार हो गया है। क्या कुछ है इसमें, कैसे क्या कुछ होगा, सभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हरियाणा में ग्रुप सी डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी लागू हुआ, यानी लागू हो गया। अभी इसके बारे में क्या है, मुख्य सचिव विजयवर्धन ने जारी की अधिसूचना, इसका नोटिफिकेशन आ गया है। सीईटी के बाद लिखित परीक्षा में 50% अंक लेना जरूरी, यानी सीईटी के बाद जो लिखित परीक्षा होगी, सीईटी के बाद जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 50% अंक लेने जरूरी हैं। यह जनरल कैटेगरी के, और जो आरक्षण वाले हैं उनके लिए, आरक्षित पदों के लिए 40% अंक जरूरी हैं। जो आरक्षण वाले हैं उनके लिए 40, जैसे ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है या फिर ओबीसी है, उसके लिए फीसदी अंक लेने जरूरी है। 3 साल वैधता होगी स्कोर बढ़ाने के लिए सीईटी में दोबारा बैठ सकेंगे, यानी जो सीईटी है उसकी वैलिडिटी 3 साल की होगी। ठीक है, और अगर आप उसमें अगर अपने अंक दोबारा बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें दोबारा बैठ सकते हैं। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, नियमों, विश्वविद्यालयों, वैधानिक संस्थाओं और प्रदेश सरकार की तरफ से संचालित अन्य एजेंसियों में ग्रुप सी और डी पदों पर चयन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी लागू हो गया है। यानी जितनी भी जो भी आज के बाद जो भी सी डी की जो भी जितनी वैकेंसी निकलेंगे हरियाणा के अंदर, जितने विभाग हैं या कोई बोर्ड है, निगम है या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेज हैं या वैधानिक कोई भी संस्था है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं, उन सभी के अंदर जितनी भी भर्तियाँ होंगी सीडी की, वो किसके द्वारा होंगी, सीईटी के बेस पे होंगे। अभी ये जो पहले होती थी भी अलग यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकल गई, उसके बाद भी वो वहाँ पे हो गई वैकेंसी भर दी गई। लेकिन ऐसे नहीं होगा, अब सभी की एक साथ में जहाँ पे वैकेंसी निकलेगी एचएससी के द्वारा सीईटी के बेस पे ही होंगी। मुख्य सचिव विजयवर्धन ने सीईटी की अधिसूचना जारी कर दी। साथ में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध निदेशकों, सभी मंडलायुक्तों, सभी जिला उपायुक्तों से सोमवार को पत्र भेजकर कहा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए सीईटी लागू कर दिया गया है। इससे भर्ती प्रक्रिया के एक जैसे मानक हो जाएंगे, यानी ये नहीं है कहीं पे यूनिवर्सिटी में अलग से और ये कॉलेज में अलग से होगी, डी की नहीं, ये सभी में अभी एक ही होगी। इसे जनता का विश्वास बनाने और ऐसी भर्तियों के लिए होने वाली परीक्षाओं की जो विश्वसनीयता बनाए के लिए लागू किया गया, यानी उस पर विश्वास जनता का बना रहे कि ये कोई भी भर्ती होती है वो गड़बड़ से नहीं, मतलब एक ही बेस पे होगी, कितनी वैकेंसी निकलेगी, ऐसे क्या कुछ सारा प्रोसीजर आपके सामने होगा। उसके बाद में अभी देखते हैं और आगे क्या है। सीईटी 3 साल के वैध होगा, मगर स्कोर बढ़ाने के लिए दोबारा दे सकते हैं परीक्षा, यानी सीईटी की वैलिडिटी तो वैसे 3 साल की होगी, लेकिन अगर आप उसमें स्कोर अपना बढ़ाना चाहते हैं, अभी कम नंबर आए, अगली बार अगर आप दोबारा दे सकते हैं, यानी हर साल निकलेगा तो आप दोबारा उसमें अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। हरियाणा सरकार की अधिसूचना के मुताबिक सीईटी में प्राप्त अंक वाला प्रमाण पत्र 3 साल के लिए वैलिड होगा, मगर कोई भी उम्मीदवार अपना स्कोर बढ़ाने के लिए परीक्षा दोबारा दे सकता है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं स्कोर तो दोबारा दे सकते हैं। टॉप 3 में जो अधिकतम अंक होंगे उसे सीईटी स्कोर माना जाएगा, जिन्हें आपने 3 दे दिए, 2 या 3 एग्जाम दे दिए, उनमें से जो आपके टॉप में होंगे, सबसे ज़्यादा वो होंगे, वो आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे, सीईटी की साइड पे आपको वो नंबर सबसे ज़्यादा वाला ये आपको दिखाई देंगे। सामाजिक आर्थिक मापदंड के 5% अंक जुड़ेंगे। अब इस जो सामाजिक आर्थिक आधार पर, सोशल इकोनॉमिक्स के आधार पर जो अंक मिलते थे वो 10 नंबर मिलते थे, उसका थोड़ा इसमें सीईटी में चेंजमेंट कर दिया गया, वो वहाँ पे अभी 5% अंक सामाजिक आर्थिक आधार पर 5% अंक आपके जुड़ेंगे। क्या प्रोसीजर बताया वो समझने के लिए इन्होंने बताया है, अगर सीईटी का कुल स्कोर 400 अंकों का है, अगर सीईटी का स्कोर 400 अंकों का है तो उसमें से 20 अंक 4% अनुभव और सामाजिक मापदंड के होंगे। ग्रुप सी पदों के लिए +2 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी।
यानी जो ग्रुप सी की वैकेंसी है जो इसके अंदर, उसके लिए आपको +2 होगी, यानी +2 बेस पे होगा। जबकि जो ग्रुप डी की है वो आपकी 10वीं की बेस पे हो गया। ग्रुप डी एक्ट में निर्धारित जो न्यूनतम योग्यता है जरूरी होगी उसके अकॉर्डिंग होगी। 10वीं या उच्च कक्षाओं में से एक विषय हिंदी या संस्कृत होना जरूरी है, यानी आपके 10वीं या जो उससे ऊपर की कक्षा है उसमें आपका एक विषय हिंदी या संस्कृत होगा आपके लिए जरूरी है। जो उम्मीदवार सीईटी के लिए ग्रुप सी या डी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के पेपर में उसी साल बैठ रहा है तो वह भी सीईटी में बैठ सकता है। यानी ये क्या बोल रहा है कि मतलब जो आप कोई भी कैंडिडेट है जो 10वीं की कक्षा में है उस साल ही जिस साल सीईटी आपका होगा उसी साल अगर वो 10वीं की परीक्षा दे रहा है या फिर वो +2 की दे रहा है, 12वीं की परीक्षा दे रहा है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो बैठ सकता है सीईटी में। उदाहरण के लिए यदि इधर समझाएगा, उदाहरण के लिए अगर जिस साल में सीईटी हो रहा है ग्रुप डी के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है और कोई उसी साल 10वीं की परीक्षा देने वाला है तो वह भी सीईटी में बैठ सकता है। यानी अगर उस साल आपकी परीक्षा 10वीं की भी हो रही है, सीईटी उस साल हो रहा है, तो आप सीईटी के लिए एलिजिबल हैं, आप सीईटी में बैठ सकते हैं। सीईटी हर साल होगा, जैसा सरकार समय तय करेगी उसी हिसाब से अपने हिसाब से सरकार करवाती रहेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी कराने के लिए गुणवत्ता और गोपनीय सुनिश्चित करेगा। यानी हरियाणा सरकार अपने हिसाब से अपने टाइम पे जो करवाती गई है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी अपने हिसाब से जैसे भी उसको करवाना है वो अपने हिसाब से करवाता रहेगा। साल में एक बार करवाना है, 2 बार, यानी हर साल तो जरूर हो गया, साल में 2 बार भी करवा सकते हैं। ग्रुप सी और डी के लिए अर्धकुशल कर्मचारियों को लिखित परीक्षा से फिर गुजरना होगा। यानी जो सी ग्रुप के लिए होंगे, सी और डी की, ये दोनों के लिए कॉमन टेस्ट, लेकिन उसके बाद में जो उसके लिए सी के लिए उसके लिए उनको दोबारा फिर परीक्षा देनी पड़ेगी अलग से। इन डी की तो इसी बेस पे हो जाएगी। हो सकता है कुछ उसमें जो स्किल टेस्ट का है तो उसमें स्किल टेस्ट के लिए तो अलग से उसके लिए होगा, लेकिन अगर सिंपल अगर है तो वो डी ग्रुप में आपको सीधा सिलेक्शन इसी बेस पे जो मेरिट बेस पे वो आपका हो जाएगा। लेकिन सी के लिए आपको अलग से परीक्षा यहाँ पे देनी पड़ेगी। अधिसूचना के मुताबिक आयोग जब पद विज्ञापित करेगा तब पदों की संख्या के अनुसार उम्मीदवारों को सीईटी स्कोर के अनुसार आवेदन करने के लिए कहेगा। यानी आपने जो सीईटी दे दिया उसके बेस पे आपको जब उसमें वैकेंसी निकलेंगी हरियाणा के अंदर किसी भी विभाग के अंदर, तो वो सबसे पहले एचएससी के पास में आएंगे। एचएससी आपको उसी के अकॉर्डिंग, जैसे उन्होंने कितने परसेंटेज ऊपर वाले बच्चों को 10 बच्चों को उठाता है, 20 को, 50 को, 100 को, जितने को उठाए उनको आवेदन करने के लिए अलग से उनके लिए पोर्टल खुलेगा। भाई आप इसके लिए आप इतने कैंडिडेट आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल आप कर सकते हैं। अनुसार आवेदन करेगा। अगर पद 30 से कम होंगे तो कुल पदों का 5 गुना उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी अगर पद 30 से कम होंगे तो उसके 5 गुना को बुलाया जाएगा, परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर पद 30 से 50 के बीच होंगे तो 150 उम्मीदवार को परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी 30 से 50 के बीच में है तो 5 3 15, यानी 3 गुना को बुलाया जाएगा। अगर पद 50 से ज़्यादा होंगे तो 3 गुना उम्मीदवार को, यानी 50 या 50 से ऊपर होंगे तो उसके 3 गुना के, लेकिन 30 से नीचे होंगे तो उसके 5 गुना कैंडिडेट को उस परीक्षा के लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाए। यानी सीईटी में आपके जितने भी नंबर हैं जो स्टार्टिंग वाले, जैसे वैकेंसी 30 निकलती हैं तो उसके 5 गुना, यानी 150 बच्चों को स्टार्टिंग वालों को उसकी परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अगर 50 से ऊपर वैकेंसी हैं तो उसके 3 गुना के कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो ऊपर वाले में बुलाया जाएगा। अगर यह संख्या पूरी करने के लिए पूरे उम्मीदवार नहीं होते हैं तो फिर, यानी अगर इतनी संख्या पूरी करने के लिए इतने उम्मीदवार नहीं होते हैं, अगर फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो और उम्मीदवारों को आवेदन के लिए कहा जाएगा। मगर कट ऑफ मार्क्स पर 1 से ज़्यादा सीईटी स्कोर वाले उम्मीदवार होंगे तो उन सभी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी एक कट ऑफ मार्क है उसके ऊपर अगर एक बच्चे के 40 हैं, 40 का तो नहीं है, मतलब 50 हैं और दूसरे के 50 हैं, तीसरे के 50 हैं, 10 बच्चों के 50 उन सभी को 10 बच्चों को उस सीईटी के लिए बुलाया जाएगा। यानी एक कट ऑफ वालों को भी जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को बुलाया जाएगा, सभी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आयोग जब लिखित परीक्षा लेगा तो अनारक्षित पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। यानी अगर आपने वो कर रखा है कि 50% अगर अनारक्षित है, आपने 50 नंबर लेने हैं उस टेस्ट के अंदर, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते, जनरल में आते हैं, उनको 50% अंक लेने होंगे जो परीक्षा होगी सीईटी के बाद में। और आरक्षित पद के लिए 40% अंक होंगे जो परीक्षा होगी सीईटी के बाद में।
अगर 40 या 50% अंक प्राप्त नहीं होते हैं तो, यानी अगर आपके जैसे जनरल के लिए 50 बोल दिए और उसके लिए 40 बोल दिए जो रिजर्वेशन वाले हैं, अगर 40 या 50 अंक नहीं होते तो जितने पद रिक्त रह जाएंगे उन्हें दोबारा से विज्ञप्त किया जाएगा। यानी वैकेंसी निकले हुए हैं 50 और वहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम लिया, उसके अंदर 40 जनरल वालों के लिए 50 जनरल वालों के लिए 40 रिजर्वेशन वालों के। यदि इसमें पूरे कैंडिडेट अगर 50 वैकेंसी निकले हैं तो 50 वैकेंसी अगर पूरी नहीं होती इन कैंडिडेट से तो वैकेंसी बाकी बच्चे वो रिक्त रह जाएंगे, उन्हें दोबारा से विज्ञप्ति जो अगला नोटिफिकेशन है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये नहीं भाई उनको दूसरे बच्चों को ऐड किया जाएगा, नहीं, उनको 50 और 40 जो अंक हैं वो ज़रूर लेने हैं, प्रतिशत नहीं है। उसके बाद में उनको बाकी को बचे हुए हैं जो जितनी वैकेंसी लगी उसको दोबारा दूसरी वैकेंसी में ऐड कर दिया। ये नहीं भाई जो पीछे कम नंबर वाले बच गए उनको ले लिया जाएगा, नहीं, उनके लिए अलग से जो वैकेंसी निकले उसमें दोबारा तो उनको जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में CET का क्या कुछ और दे रखा है, परिवार पहचान पत्र आधार कार्ड नहीं तो 2 गुनी फीस देने लगेगी। अगर आपने परिवार पहचान पत्र या जो आधार कार्ड अगर इसमें नहीं दिया तो उसके लिए फीस का क्या प्रावधान, उससे अलग फीस लगेगी। हरियाणा सरकार ने CET के लिए प्रावधान किया है कि अगर कोई उम्मीदवार CET के लिए पंजीकृत कराता है तो उससे परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड देना या न देना वैकल्पिक है, यानी उसकी अपनी खुद की मर्जी है, वो देना चाहता है नहीं। अगर कोई परिवार पहचान पत्र नहीं देगा तो उसे 2 गुनी फीस देनी होगी। अगर आप पहचान पत्र नहीं देते हो यानी फैमिली ID नहीं देते हो या फिर आधार कार्ड नहीं देते हो तो आपको 2 गुनी फीस देनी होगी। भर्ती एजेंसी को आवास, शिक्षा और अन्य योग्यताएं चेक करने के लिए एक परिवार पहचान पत्र या आधार लिंक योग्य बनाना है, यानी उसको जो भी उसके बाद में आवास या शिक्षा या कुछ चीज़ें जिससे चेक करनी है उसके लिए उसके बाद में क्या है क्या कुछ है, क्योंकि वो उस चीज़ के लायक है नहीं है, ये जो 5 नंबर से सोशल इकोनॉमिक्स के मिलते हैं उसके लायक है नहीं, और कुछ सुविधाएं देते हैं उसके लायक है नहीं है, तो उसके लिए उसको वो चीज़ें चेक करने के लिए परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर वो नहीं देते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। जिसके पास परिवार पहचान पत्र आधार कार्ड नहीं है तो वे पंजीकरण के योग्य तो हैं, फिर भी इसे वैकल्पिक बनाया गया। पंजीकरण के लिए यह रहेगी फीस। क्या क्या फीस रहेगी वो देखते हैं। इन जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, जनरल पुरुष के लिए जिसके PP और आधार संख्या है, अगर आपके आधार कार्ड है और दे रहे हैं और पहचान पत्र दे रहे हैं, फैमिली ID दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको जनरल पुरुष के लिए 500 रुपये लगेगी। जिसका आधार कार्ड नहीं है उसको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। इन 500 की जगह ये जनरल ये दे रखी है, सभी कैटेगरी की ये दे रखी है और ये दे रखी है। यानी जनरल कैटेगरी पुरुष के लिए अगर आधार कार्ड है तो 500 लगेंगे, नहीं है तो 1000 रुपये लगेंगे। जनरल महिलाओं के लिए अगर आधार कार्ड है तो 250 लगेंगे, नहीं तो बगैर आधार कार्ड 500 रुपये लगेंगे। उसके बाद में पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए अगर देते हैं फैमिली ID आधार कार्ड तो 250 लगेंगे, नहीं तो 500 लगेंगे। दिव्यांग के लिए देते हैं तो 250 नहीं तो 500 लगेंगे। उसके बाद SC BC के लिए अगर देते हैं तो 250 लगेंगे और नहीं तो 500 लगेंगे। यानी जो भी फैमिली ID आधार कार्ड जो अवेलेबल कराएगा उसको तो फीस कम देनी पड़ेगी और जो नहीं करवाएगा उसको डबल फीस देनी पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद में आगे आंसर की अगर आपका रिजल्ट आता है उसका आंसर की के ऊपर क्या ऑब्जेक्शन का क्या दे रखा है। आंसर की के प्रश्नों को चुनौती देनी है तो 200 रुपये लगेंगे। यानी अगर आपने ऑब्जेक्शन उठाना है किसी क्वेश्चन के ऊपर, आपको लगता है कि मैंने ठीक कर रखा है, आयोग ने गलत बता रखा है, तो उसके लिए आपको 200 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। आंसर की के लिए आपकी 200 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी आपको। यानी आंसर की के लिए प्रश्न पत्र चुनौती देनी है तो 200 रुपये लगेंगे। सरकार ने कहा है कि अगर CET में आंसर की के प्रश्न के लिए चुनौती देनी है तो प्रति प्रश्न, यानी ये नहीं कि आपको 10 प्रश्न आपके और पूरे का 200 रुपये, नहीं, आपको एक प्रश्न का अगर उत्तर पूछना है उसके लिए आप जो ऑब्जेक्शन उठाना है तो आपको उसके लिए 200 रुपये लगेंगे। आंसर की विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद फाइनल आंसर की जो जारी है सभी पर लागू होगी। यानी जो फाइनल आंसर आएगा उसके बाद वो सभी के ऊपर लागू होगा। उसके बाद में और कुछ भी दे रहेगा। CET के बाद ऐसे तैयार होगा आपका स्कोर कार्ड, किस प्रकार से उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हरियाणा सरकार ने जो सूचना में कहा गया है कि पहले CET होगा, इससे CET स्कोर बनाया जाएगा। यानी CET होगा उसके ऊपर उसका स्कोर बनाया जाएगा, कितना किसको बच्चे को कितना, इससे CET स्कोर बनाया। CET स्कोर CET की लिखित परीक्षा में
प्राप्त अंकों और सामाजिक आर्थिक के 4% अंक जोड़कर तैयार होगा। यानी जो सीईटी का स्कोर आएगा, बना दिया भी इतने नंबर हैं, उसके बाद में सोशल इकोनॉमिक्स के जितने नंबर हैं वो जुड़ के फिर उसके बाद में अलग से एक स्कोर तैयार होगा। जो 4% अंक है सोशल इकोनॉमिक्स वो जोड़ के फिर एक तैयार, इसे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित करेगा। यानी उसके बाद में ये हरियाणा जो एचएससी है उसकी साइट पे आपका स्कोर डाल दिया जाएगा। जब विभागों, बोर्डों, नियमों की तरफ से आयोग के पास रिक्तों की जानकारी सूची आएगी तो आयोग उसका विज्ञापन जारी करेगा और साथ में सीईटी के स्कोर के आधार पर आवेदन के लिए कहेगा। यानी लास्ट में क्या होगा कि आपके जितने भी जो नंबर आए हैं उसके अंदर जो आपके जिसके भी सोशल इकोनॉमिक्स के जितने 4% जो अंक हैं, किसी के कितने लगेंगे, वो आपके लगने के बाद में आपका जो है रिजल्ट एचएससी की साइट के ऊपर आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में जो भी विज्ञापन निकलेगा, जो भी विभाग है, यूनिवर्सिटी है, जो भी कहीं से भी जो भी विज्ञापन आएगा वो एचएससी के पास में भेजेगा, सीईडी का वो उसके पास में आएगा। उसके बाद में वो अपने स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग देखा अभी इतनी सीट आई हैं, उस हिसाब से इतने बच्चों को वो उसके लिए अप्लाई करने के लिए बोलेगा। जिन्हें उसके पास में जितने बच्चे हैं वो एक कट ऑफ जारी करेगा कि इतने तक जिसके अंक हैं, या फिर उसके लिए अलग से पोर्टल खुलेगा, उनको लिए आवेदन करने के लिए उनको मौका देगा। 30 तक हैं वैकेंसी आते हैं, 30 से नीचे तक आते हैं तो उसका 5 गुना, और उसके बाद में अगर 30 से 50 से ऊपर आते हैं तो उसके लिए 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे लिखित परीक्षा के लिए उसके लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों अभी तो सीईटी के फॉर्म में भी भरे जा रहे हैं, अगर आप किसी ने भी नहीं भरे हैं तो आप भर सकते हैं। उसके बाद में आप इसकी तैयारी करते रहें। इसका एग्ज़ाम शायद जनवरी या फरवरी के अंदर अगले साल होगा, अभी इस साल तो नहीं होगा, लगभग अगले साल होगा। इसके बाद में जितनी भी वैकेंसी जो भी निकलेंगी सीडी की, अभी जो जैसे ग्राम सचिव, पटवारी की हैं जो अभी तो ये विदाउट सीईटी होंगी एग्जाम, लेकिन उसके बाद जो वैकेंसी ऐसी इस प्रकार की जो सी ग्रुप की निकलेंगी वो सभी सीईटी के थ्रू होंगी। उसके बाद में स्कूल के अंदर टीचर की हैं, जेवीटी अगर वो भी हो सकता है इसी के अंदर आएँ, लेकिन अभी तो उसके लिए सीटेट और एचटेट की हैं, लेकिन हो सकता है आगे इसी के अंदर आ जाएँ, वो भी इसके अंदर ही शामिल हो सकती हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, ताकि किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो भर लें, और कोई 10th का एग्ज़ाम दे रहा है या अभी तक एग्ज़ाम इसका होगा उस तक अपना फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके लिए मौका है तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।